गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 3 से, जिसका नाम हिमालय की बेटियां हैं और जिसके लेखक नागार्जुन हैं, नागार्जुन हैं, इस निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध में लेखक ने नदियों के वर्तमान स्वरूप से हटकर सोचने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट अपन। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो स्टूडेंट, अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें 4 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न बन रहा है, लेखक को नदियाँ कैसी लगती है। तो लेखक को नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। प्रश्न बन रहा है, लेखक को नदियाँ कैसी लगती थी। तो लेखक को नदियाँ गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि लेखक ने नदियों की किसकी उपाधि दी है। तो लेखक ने नदियों को एक संभ्रात महिला की उपाधि दी है। दूसरा प्रश्न ये यहाँ से बन रहा है कि लेखक ने नदियों को संभ्रात महिला की उपाधि दी है। दूसरा प्रश्न ये बन गया। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि लेखक के दिल में नदियों के प्रति कैसे भाव थे। लेखक के दिल में नदियों के प्रति कैसे भाव थे। तो लेखक के दिल में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। ये उत्तर इसका यहाँ पे है कि लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। फिर है चौथा प्रश्न बन रहा है यहाँ से कि लेखक किसकी गोद की तरह धारा में बैठकर डुबकियां लगाया करता था। तो लेखक माँ, दादी, मौसी और मामी की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। प्रश्न यहाँ से ऐसे बना, लेखक किसकी गोद की तरह धारा में बैठकर डुबकियां लगाया करता था। लेखक माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में बैठकर डुबकियां लगाया करता था। आगे बढ़ते हैं। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरू, चिनार, सफेदा, केल की जंगलों से पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी
नदियों का हृदय कैसा है? तो अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है। इनका हृदय अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है। प्रश्न बना यहाँ से, महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय कैसा है? तो अपने महान पिता, किसको बताया गया है? महान पिता हिमालय को। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है। नदियों का, इनका से मतलब है नदियों का हृदय अतृप्त है। फिर यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि नदियों किन किन पेड़ों के जंगलों से होकर गुजरती है? तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केले के जंगलों से होकर गुजरती है। प्रश्न बना यहाँ से कि नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों से होकर गुजरती है? तो उत्तर होगा इसका नदियाँ देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा और केल के पेड़ों के जंगलों से होकर गुजरती है। आगे पढ़ते हैं अपन। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानंदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही आंखों के सामने कौन कौन नाचने लगती है? तो उत्तर यहाँ से होगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, सरया, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। इनको क्या कहा गया है? इनको हिमालय की बेटियां कहा गया है। आगे पढ़ते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को, ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि हिमालय से निकली नदियों की तुलना लेखक ने किस प्रकार की है? उत्तर होगा इसका दुबली पतली नंग धड़ंग खेलती बच्चियों की उपमा लेखक ने नदियों को दी है। किसको दी है? नदियों को दी है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलती बच्चियों की उपमा लेखक ने नदियों को दी है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि नदियों का पिता और दामाद किसे कहा गया है? तो हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहा गया है, दामाद बताया गया है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रश्न बन रहा है गद्यांश, इसमें नदियों का पिता और दामाद किसे कहा गया है? तो उत्तर होगा हिमालय को पिता और समुद्र को दामाद बताया गया है। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ते हैं और आगे का कल पढ़ेंगे। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा मैसेज करके या मुझे कॉल करके, और मैंने जितने प्रश्न बताए हैं उनको आप दोबारा से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।